नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य कर दिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जारी की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम को वर्ष 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया। सरकार ने क्रिप्टो टैक्स प्रावधानों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया और सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चिप सेक्टर प्लान लॉन्च किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। मीडिया के साथ वर्चुअली बातचीत के दौरान यूजीसी के अध्यक्ष ने कई बातें कही, जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में एडमिशन अब केवल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अगले शैक्षणिक सत्र में आयोजित किया जाएगा। किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करेगी। ये टेस्ट स्नातक और परास्नातक दोनों कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित होगा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए परीक्षाओं के आयोजन की कल्पना की गई है। हालांकि स्नातक पाठ्यक्रमों के विपरीत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में CUET के माध्यम से प्रवेश अनिवार्य नहीं किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक स्वायत्त और शीर्ष टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। इसे उच्चतर शिक्षा के प्रमुख संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए गठित किया गया है। इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई है। CUET कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसके तहत एक उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा में टेस्ट लिया जाएगा। इस टेस्ट में विषय आधारित ज्ञान और सामान्य रुचि का परीक्षण किया जाएगा। CUET का आयोजन 13 भाषाओं में होगा। ये 13 भाषाएं हैं अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इस पहल का उद्देश्य अलग अलग प्रवेश परीक्षाओं के स्थान पर एकल प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना है। इससे उच्चतर शिक्षा में प्रवेश के इच्छुक छात्रों पर परीक्षा के बोझ को कम किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल नामक शीर्षक से जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भूजल के विकास, प्रबंधन और गवर्नेंस से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का वर्णन किया गया है। ये रिपोर्ट UN वाटर की ओर से यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। UN वाटर जल और स्वच्छता के मुद्दों पर कार्य कर रहे संयुक्त राष्ट्र के संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों का समन्वय करता है। इस रिपोर्ट में कई मुख्य निष्कर्ष दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में वैश्विक आबादी घरेलू उपयोग के लिए भूजल के लगभग 50% भाग का उपयोग कर रही है। इसी तरह सिंचाई के लिए भूजल के लगभग 25% भाग का उपयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दुनिया भर में लगभग 4 अरब लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां साल में कम से कम 1 महीने के लिए जल का गंभीर संकट बना रहता है। भूजल के विकास से सिंचित क्षेत्रों का विस्तार होगा। इससे कृषि उपज में बढ़ोतरी होगी और फसल विविधता में भी सुधार होगा। इस तरह से भूजल का विकास आर्थिक वृद्धि के लिए एक मुख्य स्रोत के रूप में भी कार्य करेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक उपयोग करने वाला देश है। इस मामले में भारत के बाद चीन और पाकिस्तान का स्थान है। चीन, भारत, ईरान, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 70% अनसस्टेनेबल वाटर फुटप्रिंट के लिए जिम्मेदार हैं। वाटर फुटप्रिंट यानी उत्पादों और सेवाओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किए जाने वाले ताजे जल का एक माप है। इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें भी की गई हैं, जैसे कि निगरानी के लिए भूजल डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। भूजल प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण से जुड़े विनियमों को मजबूत किया जाना चाहिए। श्रम बल सामग्रियों और वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने की जरूरत है। संस्थानों और स्थानीय तथा राष्ट्रीय सरकार में कर्मचारियों के बीच भूजल पेशेवरों की संख्या बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भूजल विभागों या एजेंसियों का वित्त पोषण और उन्हें सहायता प्रदान करने की जरूरत है। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम को वर्ष 2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने NACP के 5वें चरण को मंजूरी दी है। इस तरह अब इस कार्यक्रम को अगले 5 साल के लिए यानी कि वर्ष 2026 तक जारी रखा जाएगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। NACP को वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। उसके बाद से अब तक इसके 4 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। NACP का 5वां चरण भारत को एड्स महामारी की रोकथाम में और सक्षम बनाएगा। साथ ही ये चरण संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य संख्या 3.3 को प्राप्त करने की दिशा में भी एक कदम है। SDG 3.3 वर्ष 2030 तक HIV या एड्स महामारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे के रूप में समाप्त करने की कल्पना करता है। NACP को भारत में HIV या एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है। समय के साथ इस कार्यक्रम के स्वरूप में बदलाव किया जाता रहा है। अब मुख्य बल जागरूकता बढ़ाने की जगह व्यवहार परिवर्तन पर और राष्ट्रीय स्तरीय उपायों की बजाय विकेंद्रीकृत उपायों पर दिया जा रहा है। इनके अलावा गैर सरकारी संगठनों और HIV पीड़ितों के नेटवर्क की भागीदारी बढ़ाने पर भी बल दिया जा रहा है। NACP को एक सफल कार्यक्रम माना गया है। इसकी पुष्टि इन प्रमुख तथ्यों से होती है, जैसे कि भारत में वार्षिक स्तर पर HIV के नए संक्रमणों में 48% की गिरावट आई है। इसका आधार वर्ष 2010 रखा गया है। वहीं एड्स से जुड़ी मौतों में वार्षिक आधार पर 82% की गिरावट आई है। भारत में HIV की संक्रमण दर कम बनी हुई है। वयस्कों में HIV की संक्रमण दर केवल 0.22% है। और आइए अब आपको बताते हैं HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। HIV एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। यदि समय पर इसका उपचार नहीं किया जाता है तो ये एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का कारण बन सकता है। ये व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। इसके चलते कई संक्रमणों और कुछ प्रकार के कैंसर के खिलाफ लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जबकि ऐसे संक्रमणों से केवल मजबूत इम्यून सिस्टम वाले लोग ही निपट सकते हैं। मुख्य रूप से HIV से पीड़ित व्यक्ति के कुछ बॉडी फ्लूइड्स के संपर्क में आने से ये वायरस फैलता है। ये बॉडी फ्लूइड्स हैं रक्त, सीमेन, प्री सीमेन फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड आदि। अगली खबर भारत और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों पर आधारित है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया। आइए बात करते हैं इस शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं के बारे में। दोनों देश व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत प्रधानमंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमत हुए। आपको बता दें कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना वर्ष 2020 में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। ऑस्ट्रेलिया स्वच्छ प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 280 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर से अधिक का निवेश करेगा। साथ ही दोनों देश एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते यानी सेका को जल्द से जल्द अंतिम रूप देंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें प्रमुख हैं भारत के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस के बीच ऑस्ट्रेलियाई क्रिटिकल मिनरल्स परियोजना पर एक समझौता ज्ञापन, प्रवास और आवाजाही के संबंध में लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर। इस साझेदारी समझौते से छात्र और पेशेवर लाभान्वित होंगे। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग के अन्य कई क्षेत्र हैं, जैसे कि भू रणनीतिक क्षेत्र में देखें तो दोनों देशों का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक साझा हित है। दोनों एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। इसके अलावा दोनों देश क्वाड समूह के भी सदस्य हैं। वहीं व्यापार और निवेश की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2020-21 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वर्ष 2020 में दो तरफा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कुल मूल्य 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वहीं रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो इसमें शामिल है सामरिक साझेदारी, सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, असैन्य परमाणु सहयोग समझौता, नियमित सैन्य अभ्यास जैसे कि ऑसिनडेक्स या ऑस्ट्रा हिंद आदि। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 29 प्राचीन कलाकृतियां लौटाने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इन कलाकृतियों में 12वीं शताब्दी की चोल कांस्य प्रतिमा, 11वीं-12वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां जो कि राजस्थान की हैं। इसके अलावा 12वीं-13वीं शताब्दी की बलुआ पत्थर से निर्मित देवी महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो कि गुजरात की है, ये सभी शामिल हैं। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक अर्थ जगत से। सरकार ने क्रिप्टो टैक्स प्रावधानों पर अपना पक्ष स्पष्ट किया। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को दूसरे VDA यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली आय या लाभ के साथ सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेट ऑफ करना यानी कि समायोजित करना।
दूसरे शब्दों में वीडीए से होने वाले किसी भी घाटे को लाभ के साथ सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मतलब है क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों या किसी अन्य माध्यम से जनरेटेड इंटर आलिया कोड या नंबर या टोकन या फिर इंफॉर्मेशन से है। ऐसे एसेट्स का इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरण, भंडारण या व्यापार किया जा सकता है। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटीज या इस तरह के अन्य टोकन भी शामिल होते हैं। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वीडीएज के मामले में माइनिंग की लागत को अधिग्रहण की लागत के रूप में नहीं माना जाएगा। माइनिंग यानी कि क्रिप्टो टोकन जनरेट करने की एक प्रक्रिया। सरकार क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी कानून के तहत वस्तुओं या सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने पर कार्य कर रही है। इससे लेन देन के परे मूल्य पर कर लगाया जा सकेगा। वर्तमान में केवल क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 18% जीएसटी लगाया जाता है। इन सेवाओं को वित्तीय सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको बता दें कि वर्ष 2022-23 के बजट में क्रिप्टो करेंसी को टैक्स नेट यानी कर जाल के दायरे में लाने की घोषणा की गई थी। इस बजट में अन्य कई घोषणाएं की गई थी, जैसे कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली किसी भी आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर के दौरान एक सीमा से अधिक के लेन देन पर 1% टीडीएस लगेगा। क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन, एथेरियम, रिप्पल जैसी डिजिटल या आभासी मुद्राएं, इन्हें जनरेट करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग क्रिप्टो करेंसी यूनिट्स के जनरेशन और फंड ट्रांसफर को विनियमित करने के लिए किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी सेंट्रल बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रत्येक क्रिप्टो करेंसी का नियंत्रण ब्लॉकचेन नामक डिस्ट्रीब्यूटेड बही खाता तकनीक के माध्यम से किया जाता है। ब्लॉकचेन एक साझा और अपरिवर्तनीय बही खाता है। ये एक व्यवसाय नेटवर्क में सभी लेन देन का रिकॉर्ड करने और संपत्तियों को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है। सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चिप सेक्टर प्लान लॉन्च किया। सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिए माइटी चुनिंदा सरकारी वित्त पोषित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ बातचीत कर रहा है, ताकि ये संस्थान इस क्षेत्र में आवश्यक ट्रेनिंग दे सकें। इसके तहत 5 से 6,000 रिसर्च स्कॉलर्स और 2.5 लाख जूनियर इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए प्रशिक्षण देने की योजना है। इसका उद्देश्य एक त्रिस्तरीय योजना के माध्यम से सेमीकंडक्टर कंपनियों के लिए प्रतिभावान कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस 3 स्तरीय योजना में शामिल है विनिर्माण और निर्माण की प्रक्रिया एवं डिजाइन घटकों के लिए अनुसंधान स्कॉलर्स, विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए वीएलएसआई प्लांट के लिए इंजीनियर्स। वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एकल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप पर हजारों ट्रांजिस्टर्स को एकीकृत या एम्बेड करने की प्रक्रिया है। प्लांट एवं शॉप फ्लोर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग के लिए कुशल कार्मिक आदि। भारत सेमीकंडक्टर चिप के मामले में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। साथ ही ये रणनीतिक आवश्यकताओं जैसे कि रक्षा और बिजली जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए आकर्षक बाजार, आयात बिल को कम करने आदि के लिए भी सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। सेमीकंडक्टर चिप के विनिर्माण में आने वाली कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि चिप विनिर्माण की अत्यधिक जटिल प्रक्रिया, बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता, कुशल कार्यबल की कमी, विशेष कच्चे माल की आवश्यकता आदि। इसी संबंध में कई पहलें आरंभ की गई हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले इकोसिस्टम के संपूर्ण विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स की स्थापना की योजना आदि शामिल हैं। सेमीकंडक्टर्स और इसके घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई है। देश में सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना पर एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। युक्ति युक्त सुविधाएं। हाल ही में हिजाब पहनने के मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर यह तर्क दिया जा रहा है कि न्यायालय ने युक्ति युक्त सुविधाओं के सिद्धांत की अनदेखी की है। युक्ति युक्त सुविधाएं यानी रीजनेबल अकोमोडेशन के बारे में बात करें तो युक्ति युक्त सुविधा एक सिद्धांत है जो समानता को प्रोत्साहित करता है और सकारात्मक अधिकार प्रदान करने में सक्षम बनाता है। साथ ही ये अक्षमता, स्वास्थ्य स्थिति या व्यक्तिगत आस्था के आधार पर भेदभाव को रोकता है। सामान्य तौर पर इस सिद्धांत के मुताबिक लोगों को युक्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जब तक कि ऐसी सुविधाओं की वजह से कोई अनुचित कठिनाई न हो। इसका उपयोग मुख्य रूप से दिव्यांगता संबंधी अधिकारों के विषय में किया जाता है। भारत में दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 में युक्त सुविधाओं को परिभाषित किया गया है।
पद्म पुरस्कार 2022। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। इनकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की जाती है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री। एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी कि प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार में कोई नकद राशि प्रदान नहीं की जाती है। एक्वामैप एक नया जल प्रबंधन और नीति संबंधी केंद्र है। इसका उद्घाटन हाल ही में IIT मद्रास में किया गया था। IIT मद्रास जल सुरक्षा और कृषि जीविका के लिए डेटा विज्ञान के विषय पर IIT धारवाड़ के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। एक्वामैप का उद्देश्य स्मार्ट और बेहतर जल प्रबंधन प्रथाओं की रूपरेखा तैयार करना और उन्हें गाँवों तथा कस्बों में लागू करके जटिल और चुनौतीपूर्ण जल समस्याओं का समाधान करना है। एक्वामैप की अन्य प्रमुख गतिविधियों में शामिल है जल या अपशिष्ट प्रबंधन में मौजूद बड़ी चुनौतियों की पहचान करना और एक अत्याधुनिक जल सूचना विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करना। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे GI टैग के बारे में। काला नमक चावल। इसका ये नाम काली भूसी के कारण इसके काले रंग और हल्के नमकीन स्वाद के आधार पर रखा गया है। इसे चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक माना जाता है। ये एक गैर बासमती सुगंधित चावल की किस्म है। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में की जाती है। ये धान की फसल में होने वाले रोगों जैसे कि पैनिकल ब्लास्ट, स्टेम रोट और ब्राउन स्पॉट के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है। बासमती की तुलना में काला नमक चावल की कृषि में कम जल की आवश्यकता होती है। इसे बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में भी जाना जाता है। बौद्ध देशों में इसके प्रचार के लिए बुद्धा राइस के रूप में इसकी रीब्रांडिंग की गई है। एक्सोमार्स। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्सोमार्स 2022 मिशन को इस वर्ष सितंबर में लॉन्च नहीं करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम रॉसकॉस्मोस के साथ सभी सहयोग को निलंबित करने के बाद लिया गया है। एक्सोमार्स मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन के अस्तित्व से जुड़े प्रश्न का समाधान खोजना है। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में वर्ष 2016 में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर को लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दूसरे भाग के रूप में सितंबर 2022 में मंगल ग्रह पर एक रोवर को पहुंचाया जाना था। फॉर्मल्डिहाइड। यूनाइटेड किंगडम के एक कलाकार ने कुछ विवादास्पद कलाकृतियां बनाई हैं, जैसे मृत जानवरों के साथ फॉर्मल्डिहाइड मूर्तियों की श्रृंखला। फॉर्मल्डिहाइड कमरे के तापमान पर एक रंगहीन और ज्वलनशील गैस है। इसमें तेज गंध होती है। इसको प्राप्त करने के मुख्य स्रोत हैं मिश्रित लकड़ी के उत्पादों के निर्माण में प्रयोग होने वाले रेजिन, भवन निर्माण सामग्री और इंसुलेशन, घरेलू उत्पादों जैसे कि पेंट, उर्वरक और कीटनाशकों, ईंधन का दहन करने वाले उपकरणों से उत्सर्जित गैसों और सिगरेट के धुएं आदि। इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये त्वचा, आंख, नाक और गले में जलन पैदा कर सकती है। किंजल। रूस ने यूक्रेन में पहली बार किंजल मिसाइलों के इस्तेमाल का दावा किया है। किंजल का मतलब है खंजर। यह हवा से लॉन्च की जाने वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी अनुमानित रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 480 किलोग्राम का परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। हाइपरसोनिक गति से मतलब है ध्वनि की तुलना में 5 गुना तीव्र गति। हाइपरसोनिक हथियारों को आमतौर पर तीव्र, कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले और अत्यधिक गतिशील हथियारों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इन हथियारों को बहुत तेज और फुर्तीले होने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि ये पारंपरिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों की पकड़ में न आ सकें। संथाल। पहली बार भारतीय संविधान का संथाली लिपि ओल चिकी में अनुवाद किया गया है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संथाली को बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। संथाल समुदाय के लोग असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड सहित कई राज्यों में निवास करते हैं। इस समुदाय के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। ये भाषा ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं के सब फैमिली के मुंडा समूह से संबंधित है। संथाल समुदाय के लोग रंगीन दीवारों, फर्श और कलात्मक रूप से नक्काशीदार दरवाजों वाले अपनी आवास वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। इनका प्राथमिक व्यवसाय स्थायी कृषि है।
नवरोज। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नवरोज के अवसर पर बधाई दी है। नवरोज या पारसी नववर्ष को लोकप्रिय रूप से पटेती के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है नया दिन और वसंत की शुरुआत का प्रतीक। पारसी कैलेंडर की शुरुआत करने वाले फारस के राजा जमशेद के नाम पर इसे जमशेदी नवरोज के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय नागरिक इसे वर्ष में 2 बार मनाते हैं, पहला ईरानी कैलेंडर के अनुसार और दूसरा शाही शाहीन कैलेंडर के अनुसार। इसे वर्ष 2016 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। मारियुपोल। यूक्रेन ने बंदरगाह शहर मारियुपोल में समर्पण करने की रूस की मांग को ठुकरा दिया है। मारियुपोल का सामरिक महत्व ये है कि ये अजोव सागर पर स्थित सबसे बड़ा यूक्रेनी बंदरगाह है। रूस इसे अपना एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक टारगेट मान रहा है, क्योंकि ये क्रीमिया और रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे वाले पूर्वी यूक्रेन के क्षेत्रों के बीच एक सेतु का निर्माण करेगा। इससे लोगों की आवाजाही और रसद आपूर्ति आसान हो जाएगी। लामित्य 2022 ये इंडियन आर्मी और सेशेल्स डिफेंस फोर्सेस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।